नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं बैंक के बारे में। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में क्यों जा रही है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, इंडियाज बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम क्या है। इन सब चीज़ को ध्यान में रख के मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में, जिसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अगर कुछ लोग जानते भी हैं तो उसको गलत तरीके से जानते हैं। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल आप लोग को क्लैरिफाई करूंगा कि NPA क्या होता है, इससे हमारे देश के बैंक पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर बैंक पर प्रभाव पड़ता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन होगा, आपका बैंक सेफ है कि नहीं। आप खुद से पूछिए, मैं जिस बैंक में अपना पैसा रख रहा हूं वो सेफ है, सुरक्षित है कि नहीं है। नंबर 2, पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में क्यों। ज्यादातर बैंक अभी सुनने में आ रहे हैं, अभी न्यूज में आ रहे हैं कि बंद हो रहे हैं या सरकार उसका मर्जर कर रही है। नंबर 3, भारतीय बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, भारतीय बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है। नंबर 4, आपका पैसा किस बैंक में सुरक्षित है, क्या आपने जहां पैसा रखा वहां आपका पैसा सुरक्षित है। NPA क्या होता है, NPA के घटने और बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं NPA से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो लोगों की पैसों को जमा करती है और लोगों को कर्ज देती है। बैंक हर प्रकार के क्षेत्र में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो लोगों को कर्ज देना हो या फिर किसी प्रकार के बिजनेस के लिए कर्ज देना हो। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 ट्रिलियन से ज़्यादा NPA है। हमारे भारत देश का नॉन परफॉर्मिंग एसेट वैल्यू जो है वो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा लगभग ज़्यादा ही हिस्सा है, 2.75% हिस्सा जो है वो SBI बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। लगभग 552 बिलियन PNB का NPA है और 445 बिलियन इंडियन बैंक का NPA है। तो इन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग देखते हैं कि NPA किस तरीके से हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे हमेशा हम अपने पॉकेट में रखकर नहीं घूम सकते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए एक अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर किसी को यह जानना जरूरी है कि आपका बैंक क्या है, वो कितना सुरक्षित है, कहीं आपके बैंक का NPA ज़्यादा तो नहीं है। AIBA ऑल इंडियन बैंकिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिसका गठन सरकार के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों बहुत सारे ज़्यादातर बैंक एम्प्लॉयज़ हैं जिनका एक एसोसिएशन है जो 1946 में रजिस्टर्ड है, वो उसके थ्रू अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों एक चित्र के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से समझना चाहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, NPA। दोस्तों स्क्रीन पे एक बैंक है जो RBI द्वारा मॉनिटर होता है। वो किसी एक बिजनेसमैन को या किसी एक पर्सन को लोन देती है। अगर वो पर्सन अगले 90 दिनों में कोई पेमेंट नहीं करता, अगले 90 दिनों में कोई भी किस्त नहीं भरता है, तो उसको बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देती है। अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक कैसे ब्रोकर्स के माध्यम को बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसे देती है और बिजनेसमैन बाद में डिनाई कर देते हैं, उल्टा बैंकों पे केस कर देते हैं, तो उस वैल्यू को बैंक के द्वारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसी को हम लोग बैड लोन्स कहते हैं, यानी उस बैंक का वो बैड लोन है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कंपोजिट ऑफ DRT डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स क्या है। दोस्तों 1990 के पहले बैंकों को बैड लोन्स को रिकवर करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादातर लोन लेने वाले बैंकों की कुछ प्रतिक्रियाएं आते ही उससे पहले ही उल्टा बैंकों पर केस ठोक देते थे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, गलत इंफॉर्मेशन बताकर लोन दिया गया है, आदि आदि। और ये केस सिविल कोर्ट में चलते रहते थे, तारीख पे तारीख पड़ता रहता था। इसलिए 1993 में सरकार ने NPA मैटर्स को डील करने के लिए डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स DRT की स्थापना किया। अब बोरोवर्स सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, उनके केसेस डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में ही चलते हैं, यानी DRT। भले ही इससे बैंकों को इससे सुविधा हुई हो, पर DRT में अभी लगभग 1 लाख से अधिक केसेस पेंडिंग पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है। 2002 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था जिसका नाम था सरफेसी एक्ट, SARFAESI एक्ट 2002। ये सन 2002 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों
सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्ट के द्वारा हैंडल किया जाता है। और जो भी लोग, जिसको हम शॉर्ट में ईडी कहते हैं, लोग नहीं कहते ईडी का छापा पड़ा है, जो भी लोग इस तरीके के एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वैल्यू को दबाकर बैठे हैं, उन पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधा एक्शन लेता है, वो भी सरफेसी एक्ट के तहत। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं इस वीडियो में इन चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोग को बताता हूँ कि जब भी कोई एक बिजनेसमैन, कोई भी एक आम आदमी बैंक से लोन लेता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, वो लोन कैसे बैड लोन में कन्वर्ट होता है। दोस्तों मान लीजिए मिस्टर जोसेफ हैं, ये 100 करोड़ की एक फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 100 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं। तो मिस्टर जोसेफ भैया ने 100 करोड़ की एक फैक्ट्री खोली, उसमें इतने सारे पैसे अलग अलग माध्यम से लाए हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इनका 20 करोड़ का है, आईपीओ पब्लिक से इन्होंने 30 करोड़ रुपए जुटाए हैं, बिजनेस लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से बिजनेस लोन ने 40 करोड़ रुपए लिए हैं, और इनके पास बॉन्ड्स, इन्होंने बॉन्ड्स अपने गिरवी रखे 10 करोड़ रुपए का आरबीआई के पास। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 100 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 100 करोड़ रुपए इनके पास आ गया, जिससे वो एक नई फैक्ट्री डालने जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 100 करोड़ रुपए अगर मिस्टर जोसेफ 90 दिनों में पेमेंट नहीं करते हैं, जो भी नॉमिनल ईएमआई बनता है, जो भी किस्त बनती है, तो बैंक उसको एनपीए डिक्लेयर करके किस तरीके से इनकी संपत्तियों को जब्त कर सकता है और उसको किस तरीके से रिकवरी कर सकता है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, और मिस्टर जोसेफ ने 100 करोड़ रुपए बैंक और बहुत सारे माध्यम से जुटा लिए हैं एक फैक्ट्री चलाने के लिए। सरल शब्दों में कहूं कि जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला इंसान बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है। फिर बैंक उसे एक नोटिस भेजती है कि भाई तुम अपना देख लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर भी वो आदमी पेमेंट नहीं करता है या नहीं कर पाता है, अब उसके खिलाफ बैंक क्या एक्शन लिया जाए, बैंक डिसाइड करती है। अभी हाल ही में कोऑपरेटिव बैंक्स कैन यूज सरफेसाई एक्ट टू रिकवर ड्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बैंक सरफेसी एक्ट के तहत अपने रिकवरीज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो बैंक उसी तरीके से एक लीगल एक्शन की प्लान करने जा रहा है। बैंक सरफेसी एक्ट के तहत 4 एक्शन ले सकती है मिस्टर जोसेफ के अगेंस्ट। तो दोस्तों मिस्टर जोसेफ ने 100 करोड़ की कंपनी तो खड़ा कर दी, लेकिन उसका किस्त अब नहीं चुका पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? मान लीजिए शुरुआत में जोसेफ ने कंपनी अच्छे से चलाई, मगर जोसेफ ने जहां से एमबीए किया था वहां से सारे क्लासेस डॉक्यूमेंट्स वह भूल गया, उसकी कंपनी डूबने लगी और लॉस होने लगा। अब वह बैंक की ईएमआई भरने में असमर्थ होने लगा। बैंक ने उसको नोटिस भेजा कि मिस्टर जोसेफ आप ईएमआई भरने में असमर्थ हैं, तो आपका पैसा कहां से बैंक रिकवरी करेगी। अगर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता है, जो भी वो डेप्ट लिए हैं बैंक से, जो भी वो पैसे कलेक्ट किए हैं पब्लिक सेक्टर से, तो बैंक 4 तरीके से उन पे एक्शन लेती है। नंबर 1, मिस्टर जोसेफ के असेट्स कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, फिक्स्ड और मूविंग को बैंक बिना कोर्ट के ऑर्डर के बिना जब्त कर सकती है। नंबर 2, उसके असेट्स को ऑक्शन या सेल कर सकती है। नंबर 3, यदि मिस्टर जोसेफ ने किसी तीसरे को अपना एसेट पहले से ही बेच दिया है तो बैंक तीसरे इंसान से भी सारे एसेट्स ले सकती है। यदि तीसरे खरीदार के पास मिस्टर जोसेफ के पैसे हैं तो बैंक उसे भी ले सकती है। ये सारी चीजें बैंक मिस्टर जोसेफ से रिकवरी कर सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार बदले में सर्विस और सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। जैसा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को डिसमेंटल किया जा रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑलरेडी ये डिसमेंटल्ड है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड है। हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि युवा कर्मचारी और संवैधानिक संस्थाओं को बचाया जाए, ताकि हमारी बैंक, हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अच्छे से काम करें, क्योंकि कभी किसी ने पेड़ लगाया है तो उससे दूरगामी फल की अपेक्षा भी रखा होगा। यू मस्ट अवेयर योर राइट इन फर्स्ट इसेंशियल राइट इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड। वी अंडरस्टैंड आवर राइट इन मस्ट बी फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को शेयर किया हूँ, उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।